पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आई पाकिस्तान की संयुक्त जांच टीम ने अपने मुल्क लौटते ही सुर बदल लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जांच टीम का कहना है कि भारतीय अधिकारी पठानकोट हमले में ऐसे सबूत देने में नाकाम रहे हैं जिससे यह साबित हो सके कि पाकिस्तान आतंकवादियों का हाथ था इस पूरे हमले में। पाकिस्तान की इस दगाबाजी के बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोल दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अभी इस मामले में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए। पाकिस्तान ने फिर दिया भारत को दगा। पठानकोट हमले की जांच के नाम पर धोखा। पाकिस्तान लौटते ही बदले जांच टीम के सुर। आतंकवाद पर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले पाकिस्तान की एक बार फिर से बदनीयती सामने आई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की ओर से दिए गए आतंकी हमले के सबूतों को नकार दिया है। हाल ही में पठानकोट हमले की जांच करके अपने वतन लौटी पाकिस्तान की जीआईटी ने भारत के सबूतों को यह कहकर नकारा कि इन सबूतों से इस हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने की बात साबित नहीं होती। पाकिस्तानी मीडिया में जीआईटी के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया है, पाकिस्तानी अफसरों को पठानकोट एयरबेस पर मेन गेट के बजाय दूसरे संकरे रास्ते से ले जाया गया। उनका दौरा महज 55 मिनट का था, जो एयरबेस में एंट्री में ही निकल गया। इतने कम समय में अफसर सैन्य स्टेशन में बस थोड़ा सा ही घूम सके। उसकी वजह से जीआईटी के अफसर सबूत जुटाने में नाकाम रहे। बता दें कि भारत दौरे पर आए जीआईटी के 5 सदस्यों ने 29 मार्च को पठानकोट वायुसेना बेस का दौरा किया था। यहां उनके साथ मौजूद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के अधिकारियों ने उन्हें पूरी सूचनाएं दी। साथ ही जांच टीम को यह भी दिखाया गया कि हमलावर किस रास्ते से एयरबेस के अंदर आए थे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हमले से एक दिन पहले की शाम को पठानकोट एयरफोर्स बेस के आसपास के 24 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था ठीक नहीं थी। हालांकि पाकिस्तानी टीम को सिर्फ सीमा सुरक्षा बल और भारतीय बलों की लापरवाही की सूचना दी गई। 5 दिन की जांच के बाद शुक्रवार को पाकिस्तान लौटी जीआईटी का देश में विपक्ष पहले से ही विरोध कर रहा था। मामले की जांच को लेकर पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में अब पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आने के बाद विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों का कहना है कि पाकिस्तान को लेकर सरकार की नीति सही नहीं है। उनके मुताबिक इस टीम को आने की अनुमति देना ही गलत था। पाक से आई जांच टीम में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और खुफिया विभाग यानी आईएसआई के अधिकारी शामिल थे। ये तो एक ड्रामा था और ड्रामा पूरा हो गया। हम लोग किसी कारण से हमने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके, और जब आप घुटने टेकते हो तो दूसरा तो फिर आपको कमजोरी समझता ना। हमारी पहले से ही आशंका थी कि पाकिस्तान जांच टीम अपने घुसपैठियों के विरुद्ध, आईएसआई के विरुद्ध कैसे कोई रिपोर्ट तैयार कर सकती है, हम सही साबित हुए। वहीं बीजेपी फिलहाल ये कहकर अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही है कि अभी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट सामने आई है और पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए। पार्टी भले ही इंतजार करने को कह रही हो, लेकिन उनकी ही पार्टी के सांसद और पूर्व गृह सचिव आरके सिंह भी पाकिस्तानी जांच दल के औचित्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान का ऑफिशियल रिस्पांस तो कुछ आया नहीं है। ये मीडिया रिपोर्ट्स है और मीडिया रिपोर्ट्स पे स्पेकुलेट करना सही नहीं होगा। पाकिस्तान का ऑफिशियल रिपोर्ट्स आने दीजिए और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिएक्ट करेगी। अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है कि जो टीम गई आई थी वो वापस आकर के ये सब कह रही है, इसका मतलब यह हुआ कि जो पाकिस्तान ने टीम भेजा था वो सारा एक ढकोसला था, एक आईवॉश था। और इसका मतलब यह भी है कि वो आगे इस मामले में कुछ करना नहीं चाहता है। हमेशा की तरह पाकिस्तान इस बार भी अपनी नापाक हरकत के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने उसे पठानकोट हमले की जांच में पर्याप्त सबूत नहीं दिए। लेकिन हकीकत क्या है, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल भारत आई पाकिस्तान की जीआईटी के साथ एनआईए ने दिल्ली में बैठक की थी। इस दौरान एनआईए ने पठानकोट हमले से जुड़े पुख्ता सबूत पाकिस्तान की जांच टीम के साथ साझा भी किए थे। एनआईए ने 4 आतंकियों की डीएनए रिपोर्टें सौंपी। हमले में शामिल 4 आतंकियों की पहचान बताई। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के शामिल होने के सबूत दिए।
जैश आतंकियों के शामिल होने की बात साबित करते फोन रिकॉर्ड दिखाए। बता दें कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान के पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड है। 2 जनवरी की सुबह पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। इसके बाद करीब 80 घंटे तक एयरबेस पर गोलीबारी होती रही थी। इस दौरान 7 जवान शहीद हो गए थे और सभी आतंकी मारे गए थे। इस हमले में पाकिस्तान की भूमिका के कई सबूत मिले थे, जिसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के संयुक्त जांच दल को यहां आकर जांच की अनुमति दी थी। यही नहीं, जीआईटी के बाद अब एनआईए का भी एक दल पाकिस्तान जाकर पठानकोट हमले की जांच करेगा। दरअसल एनआईए पाकिस्तान जाकर हमले की योजना बनाने वाले संदिग्धों से पूछताछ करना चाहती है। इनमें पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेता भी शामिल हैं। पाकिस्तान के संयुक्त जांच दल को भारत आने देने का फैसला सही था या गलत, इस पर लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन ये बात सही है कि भारत सरकार ने ऐसा करके एक बड़ा कदम उठाया था। सरकार को लगता है कि ऐसा कदम उठाने से दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने में भी उसे मदद मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान के रुख के बाद क्या ऐसा होता मुमकिन लग रहा है? कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVM7। और ये पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ भारत के सबूतों को खारिज कर रहा है। 26/11 मुंबई हमले के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस हमले से जुड़े सबूतों को न केवल पाकिस्तान की सरकार ने बल्कि वहां की अदालत ने भी ठुकरा दिया था। हम आपको बताते हैं उन सबूतों के बारे में जो समय समय पर पाकिस्तान को भारत ने दिए हैं और लगातार पाकिस्तान ने उन्हें ठुकराया है। 5 जनवरी 2009 भारत ने 69 पन्नों का डॉजियर सौंपा था पाकिस्तान को और आतंकियों की रिकॉर्डेड बातचीत भी बताई थी। इसके अलावा 12 फरवरी 2009 को भारत ने 400 पन्नों का दूसरा डॉजियर सौंपा था। पाकिस्तान के उठाए गए 30 सवालों के जवाब भी दिए थे भारत ने। 21 अगस्त 2009 की बात है जब भारत ने एक और डॉजियर पाकिस्तान को सौंपा था। हाफिज सईद के हमले में शामिल होने के सबूत भी दिए थे। डॉजियर में कसाब, फहीम, साबदीन का बयान भी था। ये तमाम ऐसे सबूत थे जो कि पाकिस्तान को भारत ने दिए, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें सिरे से नकार दिया। तो एक तरफ पाकिस्तान पठानकोट हमले में दिए सबूतों को नकारने में जुट गया है, तो वहीं इस हमले की जांच से जुटे एनआईए के डीएसपी की बाइक सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी है। यूपी के बिजनौर में हुई इस सनसनीखेज वारदात में डीएसपी की पत्नी और बच्चे भी घायल हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी को कुल 24 गोलियां मारी गई थी, जिनमें से 12 गोलियां उनके शरीर से निकाली गई हैं, जबकि 9 गोलियां आर पार हो गई। इस हत्याकांड के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के बिजनौर में एनआईए अफसर की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने परिवार समेत गोलियों से भूना। पत्नी और बच्चों को भी लगी गोलियां। एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद बिजनौर में अपने घर से कुछ ही दूर रह गए थे, तब मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। यह हत्याकांड किस तरह से अंजाम दिया गया, ये आपको आगे बताएंगे, मगर पहले बता दें कि आखिर तंजील अहमद थे कौन। तंजील अहमद पहले बीएसएफ में थे और अभी वो पठानकोट हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम से जुड़े थे। जी हां, जिस अफसर की हत्या हुई वो एनआईए से जुड़ा था और पठानकोट हमले की जांच में भी उसका योगदान था। अब आपको बताते हैं कि आखिर उनकी हत्या किस तरह हुई। मोहम्मद तंजील अहमद शाहीन बाग के इसी घर से शुक्रवार रात 9 बजे अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ वैगनआर कार में बिजनौर के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें इस बात का कतई इल्म नहीं था कि मौत उनका लगातार पीछा कर रही है। तंजील अपने परिवार के साथ वैगनआर कार से शादी से लौट रहे थे। वो अपने घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गए थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 हमलावरों ने उनका रास्ता रोका और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तंजील को 20 से ज्यादा गोलियां लगी। जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रास्ते में जो है ये लोग शादी में आए थे, यहाँ से घर आए, घर से फिर शादी में चले गए। वापसी में लगभग 12:30 से और 1 बजे के बीच में ये हादसा हुआ है। और नामालूम कौन अपराध हैं वो जो आए, अचानक गाड़ी रोकी गई, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें तकरीबन 20-22 फायर किए गए। परिवार को इस बात का इल्म नहीं कि तंजील की हत्या किसने और क्यों की। बहरहाल इस हमले में तंजील की पत्नी को 4 गोलियां लगी हैं। पहले उन्हें मुरादाबाद के कॉस्मो अस्पताल में और फिर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। तंजील के 2 बच्चों को भी गोलियां लगी हैं।
बीएसएफ और एनआईए के मुताबिक तंजील एक जांबाज और बेखौफ अफसर थे। कई आतंकी मामलों की जांच से भी वो जुड़े हुए थे। तंजील अहमद 2010 में बीएसएफ से डेपुटेशन पर एनआईए आए थे। वो पाकिस्तान की जीआईटी के साथ एनआईए के लाइजनिंग अफसर के रूप में जुड़े थे। तंजील एजेंसी के सबसे बेहतरीन अफसरों में थे। तंजील अहमद इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मामलों की जांच में भी शामिल थे। जिस प्रोफाइल पर तंजील काम कर रहे थे उससे लगता है कि यह हत्या एक साजिश के तहत अंजाम दी गई है। इस मामले की जांच में यूपी एटीएस, एसटीएफ और लखनऊ एनआईए की टीम जुड़ी हुई है। पुलिस का दावा है कि इस मामले का वो जल्द ही खुलासा कर लेगी। रात में 1 बजे अपने घर सहसपुर के लिए जा रहे थे तो इनकी गाड़ी के आगे एक बाइक आके रुकी। उस पर 2 अज्ञात लोग थे जिन्होंने गोलियों से उनके ऊपर हमला किया, जिसमें वो घायल हुए और ट्रीटमेंट के लिए ले जाते वक्त उनकी डेथ हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद बिजनौर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। मौत की खबर पाकर परिवार के लोग बदहवास और सदमे में हैं। आपको बता दें कि फिलहाल तंजील अपने परिवार के साथ दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रह रहे थे। एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद को जानने वाले लोगों के मुताबिक वो बहुत सौम्य, मिलनसार और बहुत अच्छे आदमी थे। बहुत अच्छे आदमी थे और अपने पेशे के ताल्लुक से बड़े जिम्मेदार थे और हमेशा मैं तो 2 दिन पहले इनके पास साथ ही बैठा हुआ था। बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, बेचारे भले आदमी थे। ये काफी अच्छे आदमी थे, पुलिस में जरूर थे लेकिन यहाँ एक जैसे सामाजिक तौर से रहते थे और बहुत अच्छे, पूरे गली में लोग उनका मतलब आदर सत्कार करता है। हत्या एनआईए अफसर की हुई है। जाहिर है जांच एजेंसी और सरकार तक हिल गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और हमारी बात हो रही है। इस वारदात के बाद एनआईए के अफसर भी दिल्ली के शाहीन बाग तंजील के घर पहुंचे। परिवार के लोगों से कुछ जानकारी साझा की। सूत्रों के मुताबिक ये आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है, मगर जांच से जुड़े अधिकारी इस बारे में अभी कोई कयास नहीं लगाना चाहते। इस सनसनीखेज कत्ल की वारदात को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के अलावा एनआईए के टॉप ऑफिसर भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन दोनों ही एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आनंद तिवारी, दिल्ली, IBN 7।